गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेल्ड का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा। वेल्डिंग का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, वहां पे कुछ बेसिक बातें हमने की थी कि कितने टाइप का वेल्ड होता है। एक तो फिलेट वेल्ड होता है और आपका बट वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्डिंग हम लोग करते हैं। तो उस तरीके से हमने वहां पे डील किया था, ठीक है। वहां पे कुछ सिंबल थे किस तरीके की वेल्डिंग कर सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल में बट वेल्ड के बारे में डील किया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड है वो है हमारा फिलेट वेल्ड। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग डील करते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिलेट वेल्ड हम इसको क्यों बोल पाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। बट वेल्ड वो था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सपोज दैट इंड टू इंड जोड़ करके और विद द हेल्प ऑफ, जैसे इस मार्कर को आपने अगर जोड़ दिया इंड टू इंड, तो आप देखोगे कि दिस इज कॉल्ड बट वेल्ड। यहां पे ला करके मटेरियल को फिलअप करोगे, दैट इज बट वेल्ड। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ प्लेन आप लेके आते हो, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर सपोज दैट ये आपका मार्कर है, इसका एक ये प्लेन इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा। और इस वाले मार्कर को जब आप रखोगे तो इसका प्लेन हो जाएगा ये वाला प्लेन। अब आप देखिए इस एक चीज का प्लेन ये है और दूसरे का प्लेन ये है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट या दो प्लेट या दो मेंबर अलग अलग प्लेन में हैं, तो आप उनको विद द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड क्या करोगे, जोड़ोगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो बट वेल्ड में दो ऑब्जेक्ट सेम प्लेन में रहते हैं और जो फिलेट वेल्ड होता है उसमें आउट ऑफ प्लेन रहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो आपको टेक्निकली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि फिलेट वेल्ड और वेट वेल्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे एक बात लिखी गई है, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द टू मेंबर्स टू बी ज्वाइंट आर इन डिफरेंट प्लेन। तो डिफरेंट प्लेन में आपको याद रखना है, ठीक। अब फिलेट वेल्ड को अगर मैं समझूं तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इस तरीके से हमने इसको क्या किया, वेल्ड किया। अभी मैं इसका 3D डायग्राम भी आगे बनाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलेट का मतलब क्या होता है कि साइड में जा करके मैंने यहां से स्टार्टिंग की और यहां पे जाकर के क्या कर दिया, एंडिंग कर दिया। तो इसमें आप देखोगे इसका ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। और दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज द रूट। इसको क्या बोलते हैं, रूट। रूट का मतलब है जहां पे सबसे पहले आपने मटेरियल को फिलअप किया था। जब आपने वेल्डिंग किया होगा तो सबसे पहले मटेरियल यहां पे आपने रखा होगा, फिर धीरे धीरे फिलअप करते आप चले गए होंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, दिस इज द रूट और दिस इज कॉल्ड टो। तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान देते हैं। अभी इसका 3D डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट बात करें, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एक प्लेन कुछ और है और इसका प्लेन कुछ और है। तो ये आउट ऑफ प्लेन में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो इसको विद द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड आप जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, फिलेट वेल्ड। मतलब ये दो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एजेस को अगर हम इस तरीके से जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। फिलेट एक कमांड भी होती है, जब ऑटोकैड सीखते हैं तो वहां पे एक क्या कहते हैं, कमांड यूज करते हैं जहां पे आप दो कॉर्नर को जोड़ना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फिलेट आप वहां पे एक कमांड यूज करते हो ताकि इसका जो कॉर्नर शार्प था उसको आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा राउंडेड। तो फिलेट का जो शेप होता है थोड़ा सा कॉर्नर क्या होता है, राउंडेड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कि अगर सपोज दैट कि आपने क्या किया, किसी मेंबर को आपको दूसरे मेंबर के साथ में वेल्ड करना है, तो दो तरीके की वेल्डिंग होती है। एक साइड में साइड फिलेट वेल्ड होता है और एक होता है एंड फिलेट वेल्ड। अब साइड के बारे में बात करते हैं और एक आपका होता है एंड फिलेट वेल्ड। अब फ्रेंड्स जो विच इज पैरेलल टू अप्लाइड लोड, जो साइड फिलेट वेल्ड होता है, जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसी की डायरेक्शन में अगर आपने कोई भी वेल्ड बनाया है, दैट इज कॉल्ड साइड फिलेट वेल्ड। अब फ्रेंड्स जब ये इसको आप पुल करोगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे, तो आप क्या देखोगे कि इसी डायरेक्शन में ये मेंबर भी जाएगा। जब मेंबर इसी डायरेक्शन में जाएगा तो आप देखोगे कि दो बॉडी हैं, एक ये वाली प्लेट है और एक ये प्लेट है। तो आप देखोगे जैसे इसको पुल करोगे तो ऐसा लगेगा कि इस पे स्लाइडिंग हो रही है। जब ये स्लाइडिंग होगी तो इसमें क्या आएगा, शियर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फेलियर होगा वो किसमें होगा, शियर। तो साइड फिलेट वेल्ड इज फेल इन शियर, मतलब जो साइड में फिलेट वेल्ड होगा उस पे शियर आएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका वेल्ड होता है ज्यादातर वीक होता है किसमें, शियर में वीक होता है। वेल्ड हमेशा स्ट्रांग होता है किसमें, टेंशन में।
शियर में क्यों होता है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, आगे डील करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है इंड फिलेट वेल्ड। इंड फिलेट वेल्ड मतलब कि हम इंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको हमने इंड दिया। इसको ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड भी बोल सकते हो, या परपेंडिकुलर जो अप्लाइड लोड होगा, लोड के अगर आप देखोगे जिस डायरेक्शन में लोड आप अप्लाई कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर अगर कोई वेल्ड दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इंड फिलेट वेल्ड। तो इसको ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, ये भी आप बात कर सकते हो। तो ट्रांसवर्स फिलेट भी बोल सकते हो इसको। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो विच इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड आर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, इसको ये भी बोल सकते हो आप। ठीक, इंड फिलेट वेल्ड इज एक्सपीरियंस टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए क्या हो रहा है, जब आप इसको पुल अप करोगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे, तो आपको देखोगे कि यहां पे भी जो रजिस्टिंग आएगा एक तरीके का टेंसाइल फोर्स, यहां पे भी पी आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंड फिलेट वेल्ड होता है उस पर टेंसाइल फोर्स आता है। दूसरी बात कि अगर आपका इंड फिलेट वेल्ड जो होता है वो स्ट्रांग इन किस में होगा? टेंशन में होगा। मतलब उस पर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, उस पर शियर नहीं ज्यादा आएगा, बहुत कम शियर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उस पर टेंसाइल फोर्स आएगा, और आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो आपका वेल्ड होता है फिलेट वेल्ड, वो टेंशन में स्ट्रांग होता है, और जो चीज टेंशन में स्ट्रांग होगी तो टेंशन में कम फेल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंड फिलेट वेल्ड होता है उसका फेल्योर आपका शेयरिंग में नहीं होता है। ज्यादातर किसमें फेल होगा? इंड फिलेट, टेंसाइल में। नेक्स्ट अगर बात करें, और पहली बार टेंसाइल में मजबूत होता है तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो फेल करे। नेक्स्ट अगर बात करें, इंड फिलेट वेल्ड इज एक्सपीरियंस टेंसाइल स्ट्रेसेस, इसमें कैसा आएगा? टेंसाइल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंड फिलेट वेल्ड्स इज जनरली स्ट्रॉन्गर देन साइड फिलेट वेल्ड। जो इंड फिलेट वेल्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है साइड फिलेट वेल्ड से। ऐसा क्यों होता है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जनरली आपका इंड फिलेट क्या रहता है? स्ट्रॉन्गर रहता है, क्योंकि उसमें टेंसाइल आता है, और टेंशन में वेल्ड क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए ये बात लिखी गई है कि स्ट्रॉन्गर देन साइड फिलेट वेल्ड। फिर बात करते हैं, बट फॉर डिजाइन पर्पजेस, जब हम क्वेश्चंस में वहां पे डिजाइन करेंगे, फॉर डिजाइन पर्पजेस देयर इज नो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ बिटवीन इंड एंड साइड फिलेट वेल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम डिजाइन करेंगे, तो वहां पे हमको दोनों को एक समान स्ट्रेंथ मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर बात करें, नोट करके एक पॉइंट मैंने लिखा, the fillet weld is assumed to be resist the load by sharing action on its throw। तो इसमें जो वो रजिस्ट करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि जो फिलेट वेल्ड होता है उसका फेल्योर कैसे होता है, तो ज्यादातर केसेस में वो शियर फेल्योर होता है। कैसा फेल्योर होता है? शियर। तो आप देखोगे फिलेट वेल्ड इज एज्यूम्ड टू रजिस्ट द लोड बाय शेयरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट। अब थ्रोट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब थ्रोट थिकनेस क्या होती है? थ्रोट एक्चुअली क्या होता है? वो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। एक्चुअली ये क्या होता है? रूट से जो कर्ण हम लोग यहाँ पे डालते हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक कर्ण बना हुआ है, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं। तो आप देखोगे कि इसके जो भी, सपोज दैट मैं इस डायग्राम से समझा रहा हूं कि सपोज दैट ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये इसका रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। और ये इसका होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और ये बेस हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, जो ये मिनिमम थिकनेस आती है, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी हम डील भी करेंगे। वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि रूट से हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण पे डाली गई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये मिनिमम आपकी डेप्थ होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रोट थिकनेस के अलावा, यहां पे डील करें, तो आपको ये समझ में आ गया कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है। अभी हम आगे भी बात करेंगे थ्रोट थिकनेस क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे कि दैट इज वेल्ड सिंबल क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। वेल्ड सिंबल में अगर फिलेट वेल्ड है तो एक ट्रायंगल के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल अगर बना होगा इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे?
फिलेट वेल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें स्क्वायर बट वेल्ड अगर है तो उस केस में एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और दो लाइन उसको परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर बट वेल्ड। अगर वो सिंगल वी होगा तो उसको वी सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर वो सिंगल यू होगा तो उसको यू शेप में ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने बात किया था वहां पे बट वेल्ड के बारे में डील किया था। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज डबल यू, तो डबल यू में क्या होता है, दो सिंबल आपके रहते हैं जो कि यू जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो हमने इसके बारे में भी आपको बताया था। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स हैं, कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैचिंग में सिंबल दे दे तो आप इसको पहचान सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सपोज दैट कि इस तरीके से कोई वेल्डिंग दिखाई गई है जिसके अंदर कोई एक मेंबर है, प्लेट है, जिसके इस साइड वेल्डिंग किया गया और एक इस साइड वेल्डिंग किया गया है, और ये एक इसकी डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है जो कि 200 mm है, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स अगर इसका जो एरो से मैंने इसको डिनोट किया है, एरो के टॉप पे क्या लिखना है, एरो के बॉटम पे क्या लिखना है, तो एरो के टॉप पे जो लिखा जाता है वो अपोजिट साइड ऑफ एरो होता है, मतलब जिस साइड एरो है इसके अपोजिट साइड में जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉप पे, और जो आपका एरो के साइड ही डायमेंशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे, बॉटम पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस में पूछ रखा है। तो आप देखिए इसका विलेट जो यहाँ पे साइज है फिलेट वेल्ड का वो 6 mm है, तो 6 mm को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे टॉप पे, और जो 8 mm का आपने फिलेट वेल्ड बनाया इसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, बॉटम पे। ये सिंबल मैंने बताया था, ट्रायंगल जो बनता है ये फिलेट वेल्ड का सिंबल है। 6 mm क्या है, जो भी आपने वेल्डिंग किया उसका साइज है, और जहां तक उसकी लेंथ आएगी दिस इज द टोटल ओवरऑल डेप्थ, तो ये 200 mm है। 200 mm इस साइड भी है, 200 mm इस साइड भी है, तो इसलिए हमने इसको क्या रख दिया, 200 mm। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा था, लेकिन एक खास बात यहां ध्यान रखिएगा कि जो फेल होता है फिलेट वेल्ड वो शियरिंग में ही क्या करता है, फेल करता है, ठीक है। लेकिन हमने बोल्ट और रिवेट पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ा था, शियरिंग, बियरिंग, टियरिंग सब में देखा था, और उनमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती थी उसको हमने क्या किया था, कंसीडर किया था। लेकिन यहां पे सिर्फ क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपका फिलेट वेल्ड होता है किसमें फेल होता है, शियर में, मतलब वो शियर में बहुत ही वीक होता है, और वीक कहां पे होता है उसके बारे में हम लोग अभी डील करेंगे कि इसका शियर प्लेन कहां पे होता है जहां पे वो आपका सबसे कमजोर पड़ जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके जो कोडल प्रोविजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा इसके कुछ कोडल प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका एक एक कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो वेल्ड का कनेक्शन जो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन अभी ईएस में अगर आप जाओगे, गेट में भी जाओ, गेट में भी इसका वेटेज बहुत है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं वेल्ड से रिलेटेड, तो हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन इसका मिस ना हो। पहले हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डील करेंगे और फिर लास्ट में धीरे धीरे हम लोग कन्वेंशनल पे भी जाएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसलिए आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विथ, बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका है नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। किसकी बात करते हैं, दैट इज डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड में क्या है कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप कॉन्वेक्स बना सकते हो और दूसरा कॉनकेव। तो नेक्स्ट बात टॉपिक हमारा है डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड में दो तरीके का, एक तो ये हो सकता है कॉन्वेक्स, एक तो कॉनकेव। सपोज दैट कि आपके पास, लेट अस स्टार्ट, एक ये प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से, और आपने इसको जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हो वैसे शेप, कॉन्वेक्स शेप मैंने बना दिया, और इस कॉन्वेक्स शेप में आप अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स
शेप इसका ऐसे रहता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हो, कैसे पढ़ते थे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस आप पढ़ते थे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और जो कॉनकेव लेंस होता था कुछ इस तरीके से होता था, दिस इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव लेंस, इस तरीके से, दिस इज द कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉनकेव, तो इस तरीके से शेप हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज द डायमेंशन इज एक्स, दोनों का डायमेंशन सेम है। कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड इज बेटर फॉर, कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड is better for static, is better for static loading, static loading। और दूसरा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ठीक, दिस इज द ठीक। तो आप यहां पे देखिए, अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, सेम दिस इज द, अगर आप देखोगे सपोज दैट दिस इज द एक्स डायमेंशन, सेम डायमेंशन आपको रखनी है जितना आपने वहां पे रखा था, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यहां पे जो है दिस इज द पॉइंट, आप देखो कि यहाँ पे जो शेप बनाया गया वो कॉनकेव जैसा, कैसे, क्योंकि आपको कॉनकेव मैंने ये बताया था, कॉन्वेक्स ये बताया था। तो ये किसके लिए बेटर होता है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट इस पे पी लोड आपने अप्लाई कर रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे कॉनकेव फिलेट वेल्ड बेटर फॉर, कॉनकेव फिलेट वेल्ड इज better for dynamic लोडिंग। किसके लिए अच्छा होता है, डायनामिक लोडिंग के लिए। डायनामिक मतलब जहां पे वाइब्रेशन ज्यादा रहते हैं वहां पे कोशिश ये की जाती है कि जो वेल्ड दिया जाए वो कॉनकेव दिया जाए, और जहां पे आपको स्टैटिक लोडिंग रहती है तो वहां पे कॉन्वेक्स दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछता है या कोई भी एग्जाम पूछता है तो आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट करके लिखता हूं, नोट पॉइंट, इसी से रिलेटेड है। कॉन्वेक्स वेल्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, कॉन्वेक्स वेल्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कॉनकेव फिलेट वेल्ड, कॉनकेव फिलेट वेल्ड कॉनकेव फिलेट वेल्ड से ज्यादा होता है, बिकॉज concave fillet weld due to higher throat thickness due to higher throat thickness and penetration देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स आपका फिलेट वेल्ड होगा, देखो इसकी देखो थिकनेस जो है ये बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए उसकी जो थिकनेस है, ये परपेंडिकुलर जो थ्रोट थिकनेस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है और इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, IS कोड स्पेसिफिकेशन है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज, इसको मैं रफ करता हूं, फिर उसके बाद आपको आगे की चीजें हम लोग डील करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन आपको नहीं पता है फिर तो नहीं पता है, लेकिन पता है तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डील करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड IS कोड स्पेसिफिकेशन है, जिनके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं। तो IS कोड स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज IS कोड स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है IS कोड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो साइज ऑफ वेल्ड आता है। क्या आता है, दैट इज साइज ऑफ वेल्ड। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। साइज ऑफ, ये मार्कर थोड़ा सा इसको, नेक्स्ट है दैट इज
साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड दैट इज, ब्रैकेट में लिख सकते हो फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के बारे में हम लोग डील करते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, द डिफिनीशन है द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल triangle, right angle triangle that can be inscribed का मतलब रखना होता है, inscribed in the weld gives the size of weld, द साइज ऑफ वेल्ड, ये कह रहा है। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगी। फॉर नॉर्मल फिलेट वेल्ड, फॉर नॉर्मल फिलेट वेल्ड, फॉर नॉर्मल फिलेट वेल्ड साइज इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ S1, S2। ठीक है, कैसे, सपोज दैट कि दो प्लेटें हैं आपके पास, सपोज दैट एक ये प्लेट है और एक आपने और प्लेट लगा रखी है, सपोज दैट दिस इज द प्लेट, दोनों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब इस पे कोई भी लोड लग सकता है, दैट इज मान लेते हैं P लगा हुआ है। फिर आपने इसको रिप्रेजेंट किया किससे, एक ट्रायंगल के माध्यम से, दैट इज ट्रायंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं तो इस पे एक आपने इसको क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। फिर आप एक ट्रायंगल लीजिए, वो ट्रायंगल इसमें स्क्राइब होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का मतलब है कि उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द वेल्ड गिव्स द साइज ऑफ वेल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल रखूंगा तो आप देखोगे कि इसका जो शेप आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप देखोगे दिस इज द वेल्ड का साइज होगा। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल को क्या कर दिया, रख दिया। जब ट्रायंगल को आप रख दोगे तो आप देखोगे सपोज दैट कि दिस इज द, मान लेते हैं S1 है ये डायमेंशन, सपोज दैट, और ये जो डायमेंशन है सपोज दैट S2 है। क्या है, S2 है। S1 है बेस और S2 क्या है, ये वाली हाइट है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट करें तो बेटर रहेगा, दिस इज द S2। ठीक है, तो S1 एंड S2 जो है डायमेंशन है, एक बेस है और ये परपेंडिकुलर है। आप इसके परपेंडिकुलर अगर रूट से आप डालोगे तो इसे बोलोगे थ्रोट थिकनेस। उसके बारे में अच्छे से डील करेंगे, यहाँ पे हम बार बार नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर नॉर्मल अगर पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो ये होगा साइज इज, वेल्ड साइज जो होगा S1 एंड S2 में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। इसको कई बार हम लोग लेग भी बोलते हैं, लेग ऑफ वेल्ड, लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग। ठीक है, तो इसका नाम है लेग, लेग ऑफ वेल्ड, लेग ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस चीज का एकदम ध्यान रखना है। तो साइज क्या आएगा, मिनिमम ऑफ S1 एंड S2। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर डीप पेनिट्रेशन, नेक्स्ट बात करें, सपोज दैट दिस इज द वन केस। नेक्स्ट है फॉर डीप पेनिट्रेशन, फॉर डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। इसमें क्या करोगे, इसमें देखो क्या होता है, फॉर डीप पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड, तो इसमें जो साइज लेते हैं, साइज इज इक्वल टू, साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ S1, S2 प्लस 2.4 mm लेते हैं। ठीक है, जब डीप पेनिट्रेशन की बात आती है तब ऐसा हमको करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान देना है। डीप पेनिट्रेशन में ऐसा क्यों करना पड़ता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सपोज दैट कि आपके पास एक, मान लेते हैं कि दिस इज द प्लेट है नीचे, सपोज दैट दिस द प्लेट। उसके बाद आपने एक मेंबर को ला करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, जब आप जोड़ोगे, सपोज दैट दिस इज द, आपने मेंबर जोड़ा,
दिस इज द मेंबर। इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट कराया गया है। अब आप ये इसमें देखिए कि यहाँ पे आपको डीप पेनिट्रेशन कराना है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको मटेरियल थोड़ा ज़्यादा फिलअप करना पड़ेगा। तो आप देखो, पहले आप यहाँ पे बना रहे थे इस तरीके से, आपने क्या कर दिया, मटेरियल को फिल कर दिया। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डीप पेनिट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो डीप पेनिट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंदर की तरफ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, फिलअप। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू ली गई है, जो भी आप कंसीडर करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ फिगर को ताकि आपको क्लैरिटी और ज़्यादा है। तो आप ये देखो, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन किया गया 2.44 mm, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डायमेंशन है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये भी जो है वो डीप पेनिट्रेशन है, जो कि आप देखोगे 2.4 mm। ठीक है, तो ये डायमेंशन 2.4 mm और ये जो डायमेंशन आपको दिखाई पड़ रही है क्या है, 2.4 mm। इसको बोलते हैं डीप पेनिट्रेशन। पहले क्या हुआ था, मटेरियल को आप यहीं पे फिलअप किए थे, लेकिन इस वाले केस में आपने क्या किया, मटेरियल को नीचे की तरफ भी क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। तो इसे बोलते हैं डीप पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान देना है। दिस इज कॉल्ड S1 और दिस इज कॉल्ड S2। ठीक है, तो S1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज, और दिस इज द S2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड S1 एंड S2। तो S1 एंड S2 वही रहेगा, लेकिन 2.4 mm आपको ऐड करना है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन आपको चाहिए। डीप पेनिट्रेशन कब करते हो, या तो मेंबर दो ज़्यादा थिक हो जाते हैं, या तो लोड बहुत ज़्यादा आता है, तब ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, अगर अगला केस हमारा है, हेडिंग है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। अगली हेडिंग है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम साइज की अब बात कर रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां बात कर रहे थे साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात कर रहा था, लेकिन यहां पे मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं। तो फॉर पहला इसमें केस होता है फॉर स्क्वायर एजेस, फॉर स्क्वायर एजेस मतलब दो ऐसी प्लेटें जिनके बीच में स्क्वायर, इनके जो कॉर्नर्स हैं वो स्क्वायर एजेस में है। ठीक है, तो इस केस में आपको जोड़ना जो है, दैट इज सपोज दैट कि अगर मैं बात करूं, दिस इज द प्लेट, ये क्या आपने प्लेट बना रखी है, और दूसरी प्लेट आपने इस तरीके से बना रखी है। ठीक है, ये दिस इज द प्लेट। तो आप यहां पे वेल्ड करोगे फ्लैट की सहायता से, और एक आप वेल्ड यहां पे करोगे फ्लैट की सहायता से। ठीक है, तो यहां पे जो डायमेंशन होती है, जो बात करते हैं, सपोज दैट दिस द T2 थिकनेस और दिस द T1 थिकनेस। आप देखोगे कि यहां पे जो डायमेंशन ऊपर छोड़ दिया गया, सपोज दैट दिस इज द, मैंने ऐड किया, दिस इज द 1.5 mm। ये जो डायमेंशन है मैंने क्या किया, ऊपर से छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसका रीजन मैं बताऊंगा। टॉप से लेकर के और ये जो पॉइंट है, यहां से मैंने क्या किया, 1.5 mm को क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसी से जो डायमेंशन निकलता है, जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, FW करके मैं लिख रहा हूं, दैट इज फिलेट वेल्ड इजकल टू T माइनस 1.5 mm। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर स्क्वायर एजेस माइनस 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां पे जो T है, वेयर T इज मिनिमम ऑफ T1 T2। T1 और T2 में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे T। अब फ्रेंड्स, हम लोग माइनस 1.5 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, उसका थोड़ा रीजन जान लेते हैं। 1.5 is subtracted because to maintain that is sharp configuration, to maintain sharp configuration of edges। मतलब इसलिए करते हैं ताकि इसका जो कॉर्नर है वो शार्प आपका बना रहे। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, टू अवॉइड चांसेस ऑफ वॉश आउट, और टू अवॉइड चांस ऑफ
वॉश आउट। क्या है? वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब है बरसात या और भी चीजें हो सकती हैं जिससे ये क्या होता है, साइड का वॉश आउट हो जाता है ज्यादातर मटेरियल, क्योंकि वहां पे थिकनेस थोड़ा कम हो जाती है, और जहां पे थिकनेस कम हो जाती है तो वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वहां पे तो आप लगाओ ही नहीं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए 1.5 क्या कर देते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, ये तो उसके बारे में बात की, लेकिन अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारा है राउंडेड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? राउंडेड। देखिए जितना मैं लिखा आ रहा हूँ ये सारे कोडल प्रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे भी यूज होता है, उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इन केस ऑफ स्क्वायर एजेज, आप ध्यान रखिएगा कि जो थिकनेस होगी उसमें से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना, 1.5। अब आपको ध्यान देना है कि वैल्यूज को आपको इन केस ऑफ राउंडेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राउंडेड की। तो फॉर राउंडेड एज, सेकेंड केस है फॉर राउंडेड एज। राउंडेड एज के केस में ऐसा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट कि आपने कोई एंगल सेक्शन जोड़ा है, उसके केस में आपको बात करनी है। तो इसमें क्या है, सपोज दैट कि आपने, दिस इज द एंगल सेक्शन, और आपने क्या किया, ये जोड़ा, और इसके साथ में आपने क्या कर दिया, दिस इज द प्लेट। ठीक है, दिस इज द प्लेट। तो आप यहां पे जो वेल्ड करोगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेल्ड, दिस इज फिलेट वेल्ड, दिस इज द फिलेट वेल्ड। तो ये जो फिलेट करो, दिस इज द एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, और दिस द प्लेट, नीचे क्या है, दिस द प्लेट। और आपको यहां पे भी वेल्ड करना पड़ेगा ताकि ये चीजें बनी रहे। ठीक, तो इस केस में आपको ध्यान देना है, जो मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ऑफ फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू 3/4 इंटू नॉमिनल थिकनेस, नॉमिनल थिकनेस ऑफ राउंड एज, राउंड एज। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो नॉमिनल थिकनेस हम लोग लेते हैं लगभग यहां पे अप्रोक्सीमेट आती है, दिस इज द थिकनेस, दिस इज टी मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल थिकनेस। ध्यान दीजिएगा, प्लेट का थिकनेस नहीं होता है, जो भी राउंडेड सेक्शन होता है, राउंडेड की जो एवरेज होती है जिसको नॉमिनल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे शार्प होता है, मतलब थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड होता है, तो वो थिकनेस नहीं लेते हैं, और ना ही यहाँ की थिकनेस लेते हैं। जो बीच में ऑन एंड एवरेज थिकनेस होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। बहुत ही छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसको 3D डायग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने इस तरीके से चीज़ों को बना रखा है, तो आप इसको 3D डायग्राम में कंसीडर कर सकते हो। सपोज दैट ये आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे इसको अगर एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज यहाँ पे आप रफ कर दीजिए, उसके बाद में चीज़ों को आप बना सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे सपोज दैट कि आपने कोई एंगल सेक्शन लिया और उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, दिस इज अटैचमेंट। तो आप देखोगे इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया और इसका एज को हमने यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे इसको जो वेल्ड करना होगा, तो आप देखोगे इसका जो साइज है जो वेल्डिंग का, ये तो आप यहाँ पे वेल्डिंग कर पाओगे। इसका साइज दैट इज, ये आप उसको वेल्डिंग आपको लगानी पड़ेगी, दिस इज द वेल्डिंग आपको पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप वेल्डिंग उसको बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एंगल सेक्शन, इस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके 3D डायग्राम से देख सकते हो, दिस इज द 1D डायग्राम। क्लियर, तो यहाँ से आप चीज़ें क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे भी वेल्ड लगाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप कर पाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना है। दैट इज, ये तो मैक्सिमम साइज की बात की, अब हमको जो ध्यान देना है वो मिनिमम साइज से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मिनिमम। तो दैट इज मिनिमम, मिनिमम दैट इज मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड
इसको मैं रफ करके और एक बार फिर से यहाँ पे आपको समझाता हूँ पूरे बोर्ड पे, ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, कैसे मिनिमम साइज होता है। देखो अभी तक हमने जो डील किया उसमें दो केस आए। एक तो हमने बात किया मैक्सिमम साइज के बारे में बात किया। किसके बारे में? मैक्सिमम साइज के बारे में बात किया। अब जो डील करेंगे हम लोग मिनिमम के बारे में डील करेंगे। तो दोनों को पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि देखिए कोडल प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम में दो केस हो जाएंगे, एक तो राउंडेड हो जाएगा और एक तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर एज हो जाएगा। तो जब स्क्वायर एज होगा तो माइनस का 1.5 सब्ट्रैक्ट करना है, S1 और S2 में से जो भी थिकनेस T माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अगर राउंडेड है तो आपको 3/4 इंटू T लेना पड़ेगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। थिकनेस कौन सी रहेगी? नॉमिनल थिकनेस रहेगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इट डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। इट depends on the thickness of thicker plate being connected। अब थिकर क्यों लेते, थिनर क्यों नहीं लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं रीजन बताता हूं। ठीक है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इज कंसीडर बाय, नोट करके मैं इसी दूसरा पॉइंट लिखता हूं, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इज considered by fixing, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, by fixing the minimum size of weld, the minimum size of weld to reduce the residual tensile stresses, ठीक है, रेजिडुअल टेंसाइल स्ट्रेसेस बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता क्यों है अभी बात करते हैं उसके बारे में डिटेल में। पहले तो हम कोडल प्रोविजन लिखते हैं, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, और यहां पे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, और ये हमको जो लेना है वो mm में लेना है। किस में लेना है? mm में। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आपकी थिकनेस मान लिया 10 mm से क्या है, इक्वल हो या उसके बराबर, इक्वल हो या उससे लेस हो, तो आपको जो वेल्ड का साइज रखना है वो कितना रखना है? मिनिमम साइज 3 mm। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, मतलब आपको एक प्लेट दी गई, कहा गया बेस पे वेल्ड करना है, तो आप क्या करोगे कि अगर 10 mm की प्लेट होगी तो इसका मतलब है आपको 3 mm का मटेरियल फिलअप करना है, जो आपका साइज ऑफ वेल्ड होगा। और साइज ऑफ वेल्ड आप अभी देख सकते हो। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपका इतना तो होना जरूरी है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हो गया तो फिर दिक्कत है, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम कितना रखना है? 3 mm, इससे कम नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें, थिकनेस जो है दिस इज द 10 से तो ज़्यादा हो और 20 से क्या हो, कम हो या 20 के इक्वल हो, तो इसके केस में 5 mm हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड रखेंगे। फिर बात करते हैं 20 से तो ज़्यादा हो लेकिन 32 से क्या हो, कम हो। तो जब 32 से कम आपको रखना होगा तो इसमें आपको 6 mm क्या करना है? ऐड करना है। 6 mm आपको थिकनेस रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज 32 से तो ज़्यादा हो और लेस देन आर इक्वल टू 50 mm हो, तो इसमें क्या करना होता है? 8 mm in first run and 10 mm in full cover,
ठीक है। तो 10 mm मिनिमम कितना रखा, 10 mm इन फुल कवर। मतलब पहले रन में अगर बात करें तो आपको 8 mm रखना है, उसके बाद में फिर से उसके ऊपर एक लेयर बना के डालना है आपको मटेरियल को, तो 10 mm आपको टोटल बनाना है। तो 10 mm इन फुल वेल्ड, इन फुल कवर बोल दो या फुल वेल्ड बोल दो, ठीक है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास दो प्लेटें हैं, ये ज़्यादा मोटी प्लेट है सपोज दैट, और एक आपके पास थिनर प्लेट है, ठीक है। इस तरीके से तो आप क्या करोगे, जो मटेरियल को सपोज दैट कि आपको वेल्ड करना है, मान लीजिए यहाँ पे वेल्ड करना है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो एक बार जो रन करोगे तो यहाँ पे जब मटेरियल फिलअप करोगे यहाँ पे करते जाओगे, इस तरीके से करोगे, तो एक बार में आपको क्या करना है, अगर मान लिया 50 से ज़्यादा मतलब 50 के आसपास पहुँच गई है, तो फर्स्ट रन में क्या करना होगा आपको, लगभग 8 mm का आपको गैप फिल कर लेना है, ठीक। उसके बाद में आपको टोटल 10 mm बनाना है, तो उसके लिए 2 mm का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस उसके ऊपर और वेल्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट रन में आपको 8 mm ले जाना है, उसके बाद बचा हुआ आपको 2 mm क्या करना है, दूसरे रन में आपको फिलअप करना है। तो टोटल कितना करना है, 10 mm। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर नोट पॉइंट करके बात करो, नोट अगर थिकनेस 50 mm से ज़्यादा हो जाए प्लेट की, मान लीजिए ये प्लेटें हैं और इसकी थिकनेस हमने 50 mm कर दिया, ये 50 mm हो गई सपोज दैट। अगर इसकी थिकनेस 50 mm हो गई, ठीक है, या 50 से ज़्यादा हो गई, 50 से अब ज़्यादा की बात करें, कम की बात नहीं कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा हो जाती है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक प्री हीटिंग, स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इज preheating is done। ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखिए क्या होता है, जैसे आपको 2 मेंबर ज्वाइन करने हैं, तो आप देखो कि एक प्लेट मान लिया आपकी बहुत ज़्यादा थिकनेस की है और एक प्लेट आपकी मान ली 10 mm की है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो थिनर प्लेट होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और जल्दी गर्म भी हो जाएगी, लेकिन जो थिकर प्लेट है उसको गर्म करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब सही से चीज़ें गर्म नहीं होंगी तब आप देखोगे वेल्डिंग सही से नहीं होती है, ठीक। अब एक कोल्ड है और एक थर्मल है, तो दोनों में स्ट्रेस का डिफरेंस तो आना है, क्योंकि जो कोल्ड में रहता है वो मजबूत रहेगा और जो हीट रहेगा वो आपका देखोगे उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं। लेकिन जो कोल्ड स्टेट में प्लेट होगी उसका जो भी स्ट्रेंथ होगा, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल हैं क्लोजर हैं, और जिसके मॉलिक्यूलर क्लोजर होते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको जब वेल्ड करना है, प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको क्या करना है कि जब 50 mm से ज़्यादा थिकनेस हो जाए तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दैट इज प्री हीटिंग इज डन। तो पहले से क्या करो, इस थिकर प्लेट को क्या कर लो, हीट कर लो, ताकि आप वेल्डिंग सही से कर सको। तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं, कैसे याद करना है। डिफरेंस याद रखो, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे याद रखना है। 32 नहीं याद रखो, बस इतना याद रखो कि वो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से ऐसे याद रखो 50, ठीक है। 10, 20, 30, 50। अब याद करने का इधर देखो, 3, 5, 6, 8 कैसे। आर्टिकल 356 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 356 ये इमरजेंसी का एक आर्टिकल होता है, इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। 356 में जो होता है, राज्यपाल क्या है कि शासन अपना राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पे क्या है कि मान लिया कि वहाँ पे विधायक का नहीं बन पाता बात है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 356 हो जाता है। और कोई बाहर अटैक होता है, मान ले बाहर से कोई अटैक हुआ, आक्रमण हो गया, कुछ भी हुआ, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो वहाँ पे जो है आप आर्टिकल याद रखोगे 352। तो ये बाहर अटैक के लिए होता है, एक होता है 366। लेकिन हमारे केस में ये सब मतलब नहीं, हमारे केस में 356 मतलब है, क्यों, 3, 5, 6 ऐसे याद रखना है। कैसे, 3, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 3, 5, 6, बस इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा याद रहेंगी, ठीक है। और दूसरी बात है, आप ये भी देख सकते हो कि इनके बारे में हमको ये डिटेल पता चल गई। अब हम फ्रेंड्स डील करेंगे अपना जो अगला टॉपिक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए वेल्डेड टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, और इसको अगर आप पढ़ोगे, देखिए जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे,
तो वहाँ पे आप देखोगे कि इनके क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो इन सब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर आपको यही नहीं क्लियर होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। थिकर प्लेट लेते हैं, थिनर प्लेट लेते हैं, ऑप्शन में बनाएगा, कहेगा मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के लिए थिकर प्लेट लेते हो या थिनर प्लेट लेते हो, तो आपको याद रखना है कौन सी प्लेट लेते हैं, थिकर प्लेट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना। क्यों लेते हैं उसका रीजन मैंने बताया, थर्मल स्ट्रेसेस होती हैं, उसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस आपकी रह सकती हैं। मान लिया बहुत ज़्यादा जिसको कोई ऐसा है जो ठंडा है तो उसमें स्ट्रेसेस रह सकती हैं, और जो आपका गर्म है उसमें स्ट्रेसेस नहीं बचती हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्रोट थिकनेस वगैरह के बारे में डील करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको कवर अप करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, थ्रोट थिकनेस जो भी टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टीई से। ठीक है, टी फॉर थ्रोट थिकनेस, ई फॉर इफेक्टिव। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन है थ्रोट थिकनेस की, इसकी ये है, इसमें एक इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अलग है, लेकिन इसका जो थ्रोट थिकनेस की जो डिफिनीशन है उसको पहले समझते हैं। थ्रोट थिकनेस बहुत बार पूछा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी जेईई में भी पूछा है। इट इज द मिनिमम थिकनेस, इट इज द minimum, it is the minimum thickness, it is the minimum thickness on which shearing will occur, shearing will occur और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर, इसको और भी बोल सकते हो, आर करके मैं लिख रहा हूं, दैट इज आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, ये भी डिफिनेशन के फॉर्म में आपको याद रखना है, फ्रॉम द रूट। दूसरा पॉइंट है, it is the weakest plane, it is the weakest plane in fillet weld, it is the weakest plane in the fillet weld, ये सबसे ज्यादा वीक प्लेन होता है किसमें, फिलेट वेल्ड में। फिलेट वेल्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना। कर्ण इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज कर्ण। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कर्ण कहते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको डायग्राम से समझते हैं, क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो दैट इज सपोज दैट ये आपकी एक प्लेट है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट, और एक प्लेट आपने और ज्वाइन कर दिया, मान लेते हैं दिस इज द, नीचे से आपने एक प्लेट लेके आए, दिस इज द ज्वाइनिंग, दिस इज द प्लेट। ठीक, इस पे कोई लोड लग रहा होगा, दिस मान लेते हैं कुछ देर के लिए लोड लग रहा होगा। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप वेल्ड का साइज प्रोवाइड करते हो, सपोज दैट ये आपने फिलेट प्रोवाइड किया। ठीक, अब इसमें आपने मटेरियल को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, ये है वेल्ड। अब इसके आप देखोगे, इसका एक मैंने बताया था साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रायंगल आप रख सकते हो, दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ वेल्ड। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, राइट एंगल, ये एंगल क्या है 90, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रूट। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट इसलिए क्योंकि वेल्डिंग यहीं से स्टार्ट होती है, पहला मटेरियल जो पार्टिकल आया होगा यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड रूट। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसको जो बोलते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो एंड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसको आप हिंदी में कर्ण बोलते हो, क्या बोलते हो, कर्ण,
ठीक है। और आप देखोगे दिस इज द सपोज दैट दिस इज द S1, दिस इज कॉल्ड S1 और दिस इज कॉल्ड S2, ठीक है, S1 एंड S2। अब हम इसके परपेंडिकुलर ये एक डायमेंशन दे रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डायमेंशन, इसको मैं बाहर लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड TE, दिस इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट, दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में आपके SSC में 2-3 बार पूछा गया है। रूट से परपेंडिकुलर डाला जाए किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, कर्ण पे, तो ये जो मिनिमम थिकनेस होती है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। देखिए ये सबसे मिनिमम थिकनेस है, बाकी सब जगह जाओगे तो थिकनेस बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको इंक्लाइंड कर दूं या इधर कर दूं तो आप देखोगे, जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल है, देखो इससे मैं समझाता हूं चीजों को आपको। सपोज दैट ये ट्रायंगल, ये एक आपकी मिनिमम थिकनेस है, लेकिन अगर मैं इसी डायमेंशन को सपोज दैट यहां कर देता तो आप देखो डायमेंशन बढ़ जाएगी, इधर कर दो डायमेंशन बढ़ जाएगी। तो ये एक मिनिमम थिकनेस होती है, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। अब आपने मटेरियल यहाँ पे फिलअप किया तो सबसे कम मटेरियल कहाँ पे आएगा, थिकनेस यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि थिकनेस यहाँ पे कम, जहाँ पे मटेरियल कम उसकी थिकनेस कम, मटेरियल वहीं से क्या हो जाएगा, कमजोर। मतलब ये सबसे कमजोर प्लेन आपका होगा जहां से वो फेल कर सकता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि थ्रोट थिकनेस के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, फेल किस में होगा, शियर में फेल होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में डील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम TE को लिखते हैं, नेक्स्ट बात करें तो TE इक्वल टू हम लिखते हैं K टाइम S। अब K क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। तो फ्रेंड्स S और K के बारे में डील करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज TE इक्वल टू K टाइम S, और जो K है इट डिपेंड्स अपॉन, K इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन depends upon that is angle between fusion faces। अब फ्यूजन फेसेस का मतलब समझो कि एक ये फेस हो गया और एक फेस ये हो गया, इनके बीच में एंगल देखो, अभी तो हमारे सामने 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप मेंबर कितने एंगल पे लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। एस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, एस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, क्या है, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये कहानी हो गई। अब हम समझते हैं चीजें। थीटा क्या है, यहाँ पे एक एंगल अभी हम लिखेंगे, एंगल थीटा लिख लेते हैं, दैट इज थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। ये जो फ्यूजन फेस है इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो दिस इज कॉल्ड थीटा इज एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। अब हम लोग ये देखते हैं कि कितना एंगल रखेंगे कि K की वैल्यू उससे इफेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ दैट इज एंगल बिटवीन, यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, एंगल बिटवीन फेसेस, और एक साइड में मैं लिखता हूँ दैट इज K वैल्यू। किसकी बात करता हूँ, K वैल्यू की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए ये अलग है। तो K वैल्यू के बारे में अगर हम डील करें, ये साइज ऑफ वेल्ड को या तो आप ऊपर लिख दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एस इज साइज ऑफ वेल्ड, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जब डील करूंगा यहाँ पे कि एंगल बिटवीन फेस, जो फेसेस हैं फ्यूजन फेसेस हैं, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ठीक है, फ्यूजन फेसेस के बीच में एंगल देखना है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एंगल, सबसे पहला जो केस है, सपोज दैट 60 से आपका 90 डिग्री के बीच में है, तो ये वैल्यू जो ली जाती है वो 0.7। अभी मैं डराइव भी करूंगा कि 60 से 90 के बीच में वैल्यू आपने 0.7 कैसे कंसीडर की। नेक्स्ट जो है वो हमारा है 91 डिग्री से लेकर के, डिग्री में चल रहा एंगल है, 91 डिग्री से लेके कितना है, 100 डिग्री है, जिसकी जो वैल्यू आपने कंसीडर की है वो आपकी ली गई है 0.65, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज थर्ड वन, 101
101 से लेकर के 105 डिग्री तक है, 106 डिग्री तक है, दैट इज 106 डिग्री। इसमें जो आंसर आता है दैट इज 0.6। एंगल बढ़ाते जाओगे के की वैल्यू घटती जाएगी, ऐसा क्यों हो रही है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 107 डिग्री से लेकर के 113 डिग्री तक आपको जाना है और वहां तक आप वैल्यू कंसिडर करोगे 0.55, ठीक है। फिर लास्ट आता है कि 114 से लेकर के दैट इज 120 तक अगर हम जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.5। ये वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादातर जो वैल्यू यूज होने वाले हैं वो टॉप पे और बॉटम वाले, मतलब 0.7 ज्यादा यूज होता है या तो 0.5 यूज होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कितना वैल्यू कंसिडर करते हैं। नोट करके लिखना है कि क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। इसके पहले कुछ बातें समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, इसी डायग्राम से समझेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसको डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं, रटना नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज दैट कि इसका जो एंगल है वो कितना आपको रखना है, उस पर थोड़ा सा कंडीशन बना लेते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, सपोज दैट कि आपने इसको अभी डेराइव मैं कर रहा था, दैट इज ये दो प्लेटें आपने जो ज्वाइन किया, सपोज दैट दिस इज द प्लेट, और आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ज्वाइन करने पे आपने क्या देखा था, ये बना था दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। तो आप देखे थे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना था। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो भी साइड है, सपोज दैट दिस इज द S1 और दिस इज द S2, इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इसको एक जूमिंग इफेक्ट, मतलब इसको थोड़ा डायग्राम को क्या करता हूँ, बड़ा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बना दिया। सपोज दैट दिस इज द S1 और दिस इज द S2। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है और इससे एक आपने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, दैट इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस को मैंने नाम दे दिया, दैट इज T इफेक्टिव। अब आप ये बताइए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, जो भी परपेंडिकुलर आप डाले हो इसको क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। तो आप देखोगे कि ये एंगल जो हो जाएगा 45। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, ये है सपोज दैट दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज C, दिस इज D। तो आप इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये जो ट्रायंगल है दिस इज द S1, ठीक है, दिस इज द TE, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री, दिस इज द B पॉइंट, दिस इज द D पॉइंट, दिस इज द C पॉइंट। आप इसमें लगा दीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो आप क्या लगाइए, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos 45 क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, ये है, दैट इज TE है, और कर्ण क्या है, S1 है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, जो TE आएगा वो आएगा S1 इंटू cos 45, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे cos 45 की वैल्यू अगर आप लिखोगे, दिस इज द 1/√2 लिख दोगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे √2 की जो वैल्यू है S1, √2 यहाँ मैंने लिख दिया, √2 से ऊपर डिवाइड और √2 से नीचे डिवाइड। तो आप ऊपर देखोगे S1 इंटू √2 आएगा डिवाइड बाई 2, ठीक। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे S1 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे कि यह आंसर आएगा 0.70 समथिंग करके, इस तरीके से, क्लियर। तो आपको आंसर जो लिखना है TE का, वो लगभग लिखना है 0.70 समथिंग इंटू S, ये हो जाएगा। S1 हमारे केस में है तो हमने S1 लिख दिया। तो आप देखोगे कि जब भी एंगल उनके बीच में, फ्यूजन फेसेस के बीच में अगर एंगल आपका 90 डिग्री रहता है, तो 90 डिग्री अगर रहेगा तो आपको वैल्यू कितनी लेनी है, 0.7, ठीक है। ऐसे मैं दूसरे पार्ट को भी डिवाइड कर सकता हूं, तो आप उसको देख सकते हो। सपोज दैट आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं, दैट इज सपोज दैट कि अगर एंगल आपका, मान लिया एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन मान लो 120 डिग्री है, तब भी हम समझ सकते हैं। अब 120 डिग्री जब होगा तो आपको दो मेंबर जब ज्वाइन करोगे तो एक मेंबर तो आपको ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है, ये मेंबर हो जाएगा, और दूसरा मेंबर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री,
क्लियर। अब आप देखिए इसके बीच में फ्यूजन फेसेस के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब सपोज दैट 120 डिग्री अगर हो गया है, ये आपने मटेरियल फिलअप कर रखा है, तो आप क्या करोगे कि इसके बीच में ये डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा जो भी आपने इसको फिल किया। सपोज दैट दिस इज द S1, दिस इज द S2। तो इस डायग्राम को मैं बाहर से बनाता हूँ। सपोज दैट दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम। अब आप देखिए इसमें दिस इज द S1, दिस इज द S2, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस। ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, यहाँ पे मिनिमम थिकनेस होगी। तो आप इससे जब बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो एंगल टोटल था कितना था 120 डिग्री था, तो बचा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्योंकि देखिए टोटल एंगल अगर 160 डिग्री है तो अगर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। तो 120 का आधा आधा कितना करोगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका आ गया। अब मैं इसी ट्रायंगल में फिर से, ये बी है, दिस द ए है, दिस द सी है, दिस इज डी। तो ट्रायंगल अगर आप बी डी सी में लगाओगे क्या, cos 60 डिग्री इजकल टू क्या लगाओगे, आधार, आधार कितना है TE है और कर्ण कितना है S1 है। तो S1 ये हमें निकालना क्या है, T1 निकालना है, TE निकालना है। तो आप देखोगे S1 इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो दैट इज S1 डिवाइड बाई 1/2। तो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है इंटू S1। तो आपको रटना नहीं है, अगर मान ली भूल भी जाते हो तो कुछ नहीं करना है। कैसे याद रखना है कि आपको थोड़ा सा एंगल का आइडिया होना चाहिए। जब 90 डिग्री एंगल हो तब आपको जो डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो T1 है वो आपका फार्मूला बनेगा, जनरल फार्मूला की बात करूं, S1 इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा वो एंगल होगा जो भी टोटल एंगल होगा उसका हाफ रखना पड़ेगा। अगर 90 है तो 45 रखना है, अगर 120 है तो 60 रखना है, 105 है तो 52.5 रखना पड़ेगा। तो दिस इज द थीटा एंगल। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो थीटा है वो फ्यूजन एंगल का हाफ होगा, फ्यूजन एंगल डिवाइड बाई 2, ये रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे केस में जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक नोट पॉइंट फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं। ये तो डेरिवेशन था, जो कहानी आपको आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो SSC JEE ने तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये फार्मूला क्या होता है। तो T इक्वल टू क्या होता है, K टाइम S होता है। कई बार ऑप्शन में S स्क्वायर, S क्यूब, S रूट दे देगा, तो वो सब गलत है। सही क्या है, S टाइम सही होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं। अब फ्रेंड्स एक खास बात इसकी ये आ जाती है कि हमको यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया हो कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बात करता हूं कि फ्रेंड्स कि इसमें कितना एंगल लिमिटेड होता है। ये भी क्वेश्चन SSC JEE पूछा है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंगल हम लोग कितना रखें ताकि हमारा इफेक्टिव वेल्डिंग हो सके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूजन एंगल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनका एंगल कितना रखें ताकि हमारा जो है वेल्डिंग बहुत ही इफेक्टिव रहे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगल जो रखना होता है, जो एंगल है, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल नोट करके लिखना है, दैट इज एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल रखना है हमको है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, थीटा नॉट लेस देन 60, दूसरा थीटा नॉट ग्रेटर देन 120। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान देना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। सपोज दैट कि जब 60 की कहानी होगी 60 डिग्री की, तो मैं इसको इस डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज दैट दिस द प्लेट है जिसको आपको ज्वाइन करना है, और एक प्लेट आपने बना रखी है। सपोज दैट दिस इज द प्लेट, सपोज दैट दिस इज द, इस सब के बारे में देखिए प्रैक्टिकल रीजन होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ लेते हैं दिस इज द थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मान लिया होता है। तो अगर आपको दो प्लेट ज्वाइन करना है, उसको 60 डिग्री, आप 60 डिग्री से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लिया इससे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। सपोज दैट थीटा इज लेस देन 60 डिग्री। जब थीटा आप 60 डिग्री से लेस करोगे तो आप देखोगे कि जो मटेरियल आपको यहाँ फिलअप करना चाहिए, ये वाला मटेरियल, वो आप सही से फिलअप ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेल्ड का जो रॉड अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। तो आपको देखोगे कि प्रॉपर यहाँ पे मटेरियल को फिल करने में दिक्कत आएगी। जब मटेरियल को फिल करने में दिक्कत आएगी तो प्रॉपर वेल्ड नहीं बन पाएगा, इसीलिए एंगल 60 से कम नहीं रखा जाता है। तो इसके पीछे रीजन जो है, प्लेसिंग ऑफ वेल्ड इज डिफिकल्ट। इसका मैं रीजन लिखता हूं, प्लेसिंग ऑफ वेल्ड इज डिफिकल्ट। प्लेसिंग ऑफ वेल्ड इज डिफिकल्ट। ठीक है, प्लेसिंग क्या होता है,
टफ होता है। और सपोज दैट दूसरा मैं बात करूं इसके बारे में, इस एंगल के बारे में, सपोज दैट दिस इज द प्लेट, ठीक है, और दूसरा प्लेट सपोज दैट कि आपने क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया, सपोज दैट, ठीक है, इस तरीके से आप इसको मान लो। ये एंगल अगर थीटा ग्रेटर देन मान लिया 120 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगल अगर आप बढ़ा दोगे बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो थ्रोट थिकनेस है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देखोगे फ्रेंड्स जो थ्रोट थिकनेस है वो बहुत कम हो जाएगी। देखिए उस केस में जब आप इसको भरोगे, मटेरियल को फिलअप करोगे, तो आप क्या देखोगे, दिस इज द थ्रोट थिकनेस जो कि बहुत ही कम हो जाएगी। जब थ्रोट थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस आ रही दैट इज टी ई, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस इज वेरी लेस, थ्रोट थिकनेस इज वेरी लेस, क्या हो जाती है, बहुत लेस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और नोट करके लिखना है आपको इसी के बाद में कि यहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस है टी ई नॉट लेस देन 3 mm, जो थ्रोट थिकनेस है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस फॉर फिलेट वेल्ड, फॉर फिलेट वेल्ड। मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने अभी इसके पहले डेटा लिखाया था कि जो थ्रोट थिकनेस होती है वो 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 3 mm के बराबर रखना है या तो 3 से ज़्यादा रखना, तभी आपका वेल्ड क्या हो जाएगा, सेफ होगा, ठीक है। तो इस सब के बारे में हमने बात किया। अब एक फ्रेंड्स बात करते हैं ये कि यहाँ पे जब आपने एंगल देखा, अब उसके बारे में एक फेल्योर प्लेन के बारे में बात करते हैं। फेल्योर प्लेन ऑफ फिलेट वेल्ड, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फेल्योर प्लेन, सपोज दैट कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल आपने यहाँ से कवर अप कर लिया, ठीक। अब उसके बाद में अगर आप एक और ट्रायंगल बनाएं, सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल, आप देख सकते हो दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। दिस ट्रायंगल, यहाँ पे एक डायमेंशन मैंने बना दिस एंड इसको मैंने ज्वाइन किया इससे, दिस इज द ज्वाइन, ठीक है, इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट को, अगर सपोज दैट कि आपको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है तो आप एक प्लेन बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक। फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे डायमेंशन को आप यहाँ पे मिलाइए तो आपको चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो प्लेन बना, दिस इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन, जो सबसे कम थिकनेस वाला प्लेन होगा। अगर आप देखोगे सपोज दैट दिस इज द प्लेन, दिस इज द मिनिमम थिकनेस, तो इसको बोल पाते हैं हम लोग हैं दैट इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन। तो आप इसी को लिख पाते हो दैट इज परपेंडिकुलर। आप पहले बात इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन, ठीक है। क्या बोल पाते हैं इसको, फेल्योर प्लेन। तो ये सबसे कमजोर प्लेन होता है जहां से वेल्ड आपका फेल करता है, दैट इज फिलेट वेल्ड। अगर शियर में फेल करेगा तो सबसे कम जो थिकनेस इसको मिल पाती है उसका जो प्लेन होता है, प्लेन इज कॉल्ड 2D। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी दिस इज कॉल्ड L, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, और इसकी ये थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड अगर करोगे तो LE इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया मिल गया, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डील किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग इतना डील करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे भी कॉन्सेप्ट को अपने पढ़ेंगे, आगे डील करेंगे। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू करना है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, लगभग आपका मैक्सिमम मैंने टच किया। और जो अगला टॉपिक हमारा होगा फ्रेंड्स, उस पर हम लोग कुछ और कोडल प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे इसके बारे में डील किया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।